वेलकम टू माय चैनल आयुर्विद्या उत्तम विद्या। आज हम क्रियाकाल के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम इसके परिचय की बात करते हैं तो व्याधि जो होती है वो एक स्थिर स्थिति नहीं होती, अपितु विकारगत विविध परिवर्तनों की एक श्रृंखला होती है। What does it means? It means that disease is not a state. It is a rather process of ever-changing manifestation. कभी भी डिजीज़ जो होती है वो एक सीरियल वाइज कंटेंट से स्टार्ट होती हुई सीवियरिटी तक पहुंचती है। तो चिकित्सक का कर्तव्य होता है कि रोग के उत्पत्ति क्रम की विभिन्न अवस्थाओं का, जिन भी अवस्थाओं से वह जाती है, उसका ज्ञान करके उसी टाइम उसकी चिकित्सा करें और उसकी रोकथाम वहीं कर दें। परिभाषा की बात करें तो क्रियाकाल दो शब्दों से मिलकर बनता है, क्रिया प्लस काल। क्रिया का अर्थ होता है चिकित्सा, काल का अर्थ होता है अवसर। तो इसका अर्थ हुआ चिकित्सक के जो अवसर, जितने भी अवसर चिकित्सक को प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रियाकाल। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बात करें कि 6 काल होने की वजह से, 6 अवस्थाएं होने की वजह से इसे षट क्रियाकाल भी कहा जाता है। तो कौन कौन से हैं? संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संचरम व्यक्ति भेदम च वेति दोषानाम स भवेत भिषक। अर्थात ये जो 6 अवस्थाएं हैं, संचय अवस्था, प्रकोप अवस्था, प्रसर अवस्था, स्थान संश्रय अवस्था, व्यक्त एवं भेद अवस्था। आचार्य चरक और वाग्भट ने जो है सिर्फ 3 ही अवस्थाएं मानी हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने ही षट क्रियाकाल का वर्णन किया है। अब हम इसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम संचय अवस्था। अगर मॉडर्न से इसके कोरिलेट करें तो दिस पीरियड इज़ नॉन एज इंक्यूबेशन पीरियड। संचय यानी एकत्रित होना, सहती रूप वृद्धि इसे कहा जाता है। तो दोषों का अपने स्थान में बढ़ना संचय कहलाता है। यह वृद्धि दोषों के समान गुण कर्म वाले आहार विहार, जैसे हम कफज आहार विहार लेते हैं तो कफ दोष की वृद्धि उसी के स्थान में होने लगती है। तो लक्षण की बात करें कि जिन कारणों से दोषों का संचय हुआ है उनसे विपरीत गुण वाले आहार विहार की इच्छा होती है, यह इसका सामान्य लक्षण है। विशिष्ट लक्षण की बात करें तो जब वात संचय होता है तब उदर स्तब्ध वायु से भरा हुआ प्रतीत होता है। जब पित्त संचय होता है तो शरीर में पीतता दिखती है, उष्णता प्रतीत होती है। कफ का संचय होने पर आलस्य एवं शरीर में भारीपन होता है। यह 2 प्रकार की संचय अवस्था मानी गई है, स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक। स्वाभाविक का मतलब है कि जब हम कुछ मिथ्या आहार विहार का सेवन नहीं कर रहे हैं, यानी जो बिना कारणों के, बिना निदानों के उत्पन्न होती है। यह भी 2 प्रकार की है, आवस्थिकी एवं नैमित्तिकी। आवस्थिकी में क्या है? शरीर की विभिन्न अवस्थाओं में स्वाभाविक रूप से दोषों का संचय होना, यानी बाल्यावस्था में नॉर्मली कफ का संचय, युवावस्था में पित्त का और वृद्धावस्था में वात का संचय होता ही है। नैमित्तिकी की बात करें तो सृष्टि में नियम पूर्वक स्वभाव से, यानी कि ऋतुओं के चेंज होने पर जब यह वात का, पित्त का, कफ का संचय होता है, इसको नैमित्तिकी कहा जाता है। इसमें काल भाव से कुपित नहीं होता। तो नेक्स्ट है अस्वाभाविक संचय, यानी जो निदानों के सेवन से हो तो वो अस्वाभाविक हुआ। यह चिकित्सा का पहला अवसर होता है। इसमें दोष प्रतनिक चिकित्सा और हेतु विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए, यानी दोषों का क्षय करना होता है। नेक्स्ट है प्रकोप अवस्था। दिस इज नॉन एज प्रोवेकेटिव स्टेट ऑफ डिजीज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? दोषों का कुपन और ये विलयन रूप वृद्धि होती है। यदि संचय अवस्था में दोषों का निधन, यानी कि हम संचय अवस्था में जब चिकित्सा नहीं करते हैं तो यह दोष अपने स्थान से निकल के उन्मार्गगामी होने की कोशिश करते हैं, तो यह अन्य स्थान पर जाकर अपना लक्षण उत्पन्न करेंगे। यही प्रकोप अवस्था है। तो इसमें लक्षण क्या होते हैं? यदि वात का प्रकोप होगा तो कोष्ठ में तोद और वायु का संचरण, वायु घूमेगी। पित्त प्रकोप होगा तो अम्ल, उद्गार, पिपासा और दाह होगी। कफ प्रकोप होगा तो अरुचि, अन्न द्वेष, जी मचलाना आदि कफज लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। प्रकार तो यह भी 2 प्रकार का है, चयपूर्वक और अचयपूर्वक प्रकोप। चयपूर्वक की बात करें तो ये भी उसी प्रकार 2 प्रकार का है, स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक। जो ऋतु स्वभाव से होता है, जैसे कि वर्षा ऋतु में वृक्षादि गुणों में शीत गुण संयुक्त होने पर वात का प्रकोप होने लगता है। ऐसे ही शरद ऋतु में पित्त का और वसंत ऋतु में जब शीतादि गुण वाला कफ सूर्य की गर्मी से पिघलने लगता है तब कफ का प्रकोप होता है।
अस्वाभाविक यानी जो निदानों से हो, इसे अपत्यज या काठिन्य प्रकोप भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अचयपूर्वक प्रकोप कौन सा होता है? जब दोषों का संचय ही नहीं हुआ और डायरेक्ट प्रकोप हो गया। उदाहरण जैसे शक्ति से अधिक कार्य करने पर वात का, क्रोध करने पर पित्त का और दिवस स्वाप करने पर कफ का प्रकोप हो जाता है। इसको पथ्य निमित्तज प्रकोप कहा जाता है। नेक्स्ट है, ये चिकित्सा का दूसरा अवसर होता है। तो इसमें क्या है? चिकित्सा चयपूर्वक प्रकोप की, जैसे कि संशोधन चिकित्सा का वर्णन है। जहाँ भी दोष प्रकोप हो रहे हैं, निकटतम मार्ग से वहाँ से उन्हें निकाल देना चाहिए। अचयपूर्वक में संशोधन चिकित्सा करनी चाहिए। प्रसर अवस्था, नेक्स्ट स्टेज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिजीज। नाउ डिजीज इज प्रोग्रेसिंग स्टेज, दैट इज प्रकोप अवस्था में यदि प्रतिकार नहीं हुआ यानी चिकित्सा नहीं हुई, तब दोष प्रसर यानी कि अपने स्थान से चल देते हैं। संशोधन के लिए पात्र में रखा ईस्ट पिष्ट जल में कुछ समय बाद किण्वन करके आकार में बढ़कर अपने पात्र से निकलने लगता है। उसी प्रकार यह डिजीज़ भी अपने स्थान से निकलकर दोष अपने स्थान में कुछ काल पश्चात स्थान से बाहर निकलकर फैलने लग जाते हैं। अचेतन होने पर भी गतिमान होने से वायु ही दोषों के प्रसरण का कारण होती है। अर्थात व्याधि चाहे किसी दोष से भी हो, यदि वो प्रसरण कर रही है तो वायु ही उसका कारण है। परिभाषा इस प्रकार प्रकोपित दोष विमार्ग गमन करते हुए शरीर के अवयवों यानी संपूर्ण शरीर में कहीं भी किसी अंग में संचरण करते हैं और यही प्रसर अवस्था है। यदि वात का प्रसर हुआ है, पेट में गुड़गुड़ाहट होगी, पित्त में ओष, संपूर्ण शरीर में जलन, जोश, चूसने जैसे पीड़ा और परिदाह होगा, पित्त लक्षण है। कफज अगर प्रसर हुआ है तो अरुचि, अपचन, अंगसात, छर्दी जैसे कफज लक्षण उत्पन्न होंगे और यह लक्षण सर्व शरीरगत होने लगते हैं। प्रकार, तो इसके जो हैं 15 प्रकार कहे गए हैं। सर्वप्रथम 4 तो दोषज हुए, वात, पित्त, कफ, रक्त, ऐसे 6 द्वंद्वज हुए इनके कॉम्बिनेशन, और 4 सन्निपातज और 1 वात, पित्त, कफ, रक्त मिश्रित, ये 4 एक साथ। तो इस प्रकार 15 भेद आचार्य ने कहे हैं। चिकित्सा का तीसरा अवसर इसे कहा गया है और इसमें हेतु विपरीत और दोष प्रतनिक चिकित्सा कही है। प्रकोप व प्रसर में भेद करें तो आचार्य डलन जी कहते हैं कि जमे हुए घी को गर्म करने पर उसके पिघलने की अवस्था जो है वो प्रकोप है और तेज आंच पर खोलने की एवं बाहर निकलने की अवस्था प्रसर है। स्थान संशय अवस्था, दिस इज नोन एज प्रोडर्मल फेज ऑफ डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो दोष इधर उधर भाग रहे थे, घूम रहे थे, वो किसी भी एक वीक एरिया पर इकट्ठे होके वहाँ पर एक स्पेसिफिक डिजीज़ को डेवलप करते हैं। तो प्रसरित अवस्था में फैलते हुए दोष प्रतिकार न करने पर, चिकित्सा न करने पर किसी स्थान विशेष में जहाँ पर स्रोतो विघ्न अवेलेबल, जहाँ पर वीक साइट होगी बॉडी में, तो वहाँ पे रुक जाते हैं और वहाँ एक या अधिक दोष या एक या अधिक धातु व मलों को दूषित कर रोग उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार दोष दुष्य का संयोग होता है जिसे दोष दुष्य समूर्छना कहा जाता है। स्थान संश्रय होने पर दोष व्याधि प्रबोधक यानी पूर्व लक्षण यानी व्याधि के पूर्व रूप को प्रकट, तो यह जो अवस्था है इसमें व्याधि के पूर्व रूप प्रकट होने लगते हैं। अब बात करें पूर्व रूपम एवं स्थान संश्रम, ऐसा चक्रपाणी ने कहा है। दोष का संश्रय जिस किसी स्थान में भी हो जाता है वहीं उसी के अनुसार लक्षण आने लगते हैं। तो ज्वर का जो पूर्व रूप है वो क्या है? श्रम, संताप। बस्ती में अगर स्थान संश्रय हो गया है तो वहाँ पर अश्मरी, प्रमेह, मूत्राघात आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं। उदर में अगर स्थान संश्रय हुआ है तो गुल्म, जलोदर आदि रोग होने लगते हैं। व्यक्त अवस्था की बात करें तो दिस इज द स्टेज ऑफ डिजीज मैनिफेस्टेशन। अब प्रॉपर जो व्याधि उत्पन्न हुई है उसके स्पेसिफिक लक्षण ही आएंगे। रोग के स्पष्ट रूप लक्षण, इन विशिष्ट लक्षणों से ही रोग का नाम तय किया जाता है। जैसे संताप अगर पूरे शरीर में हो रहा है तो वो ज्वर, गुद मार्ग से अति द्रव निकलते रहना अतिसार, नेत्र त्वचा में पीलापन, यह कामला का दर्शक होता है। इसी के बेसिस पर नामकरण होता है। नेक्स्ट है भेद अवस्था, दिस इज कॉल्ड स्टेज ऑफ क्रोनिसिटी एंड द कॉम्प्लिकेशंस। इसमें क्या होता है, अब उस डिजीज़ के भी स्पेसिफिक टाइप कौन सा है हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये चिकित्सा का अंतिम अवसर होता है, इसके बाद रोग असाध्य हो जाता है। व्यक्त रोग चिकित्सा के अभाव में विदीर्ण होकर, जीर्ण होकर जब
उच्च स्तर को प्राप्त कर लेते हैं, इस अवस्था में चिकित्सा नहीं होती तो रोग असाध्य हो जाएंगे। इस अवस्था में रोग दोषों की प्रधानता के कारण विशिष्ट लक्षणों को उत्पन्न कर वातिक पैतिक श्लेष्मिक आदि भेद से जाना जाता है और यह चिरकारी हो जाता है। इस अवस्था में संप्राप्ति भेद अनुसार रोग जाति का स्पष्ट भेद किया जा सकता है, यानी कि यह साध्य अवस्था है या अप्य अवस्था है या असाध्य अवस्था है। दिस इज कॉल्ड प्रोगनोसिस। षटक्रिया काल की प्रथम 3 अवस्थाओं में दोष विषमता दिखाई गई है। जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें विकार बोलते हैं। जब यही दोष अंतिम 3 अवस्थाओं में संपूर्ण अर्ध शरीर या विशिष्ट अंग में आश्रय बना लेते हैं, तब उन लक्षण समूह को रोग बोला जाता है। अब क्रियाकाल में चिकित्सा की बात करें तो संप्राप्ति का विघटन करना ही, किसी भी रोग की संप्राप्ति जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको रिवर्स करना ही चिकित्सा है, विघटन उसे तोड़ना। तो अतः रोग उत्पत्ति की प्रक्रिया को रोकने के लिए 3 प्रकार से चिकित्सा होती है। पहली दोष प्रतनिक चिकित्सा, अर्थात दुष्य को ठीक करते हैं। जब दोष दुष्य समूर्छा के अनुसार लक्षण उत्पत्ति होती है तब रोग प्रकृति समसंवेद होता है। इसके अंतर्गत निदान परिवर्जन में दोषों का शोधन या शमन करना आता है। अर्थात जब दोष और दुष्य इन दोनों में कोरिलेशन हम जान पाते हैं तब चिकित्सा इजी हो जाती है। तो उसमें क्या करना है, डायरेक्ट पता चल गया कि इस दोष से हुआ है, ये दुष्य है, तो हम निदान परिवर्जन करा देंगे और शोधन और शमन करा के चिकित्सा करा देते हैं। इसी को शरीराजा नाम दोषा नाम क्रमेण परम औषधम। अब चिकित्सा कैसे कराते हैं, बस्ती वीरों को वमनम तथा तैल घृतम मधु, तो ये वात पित्त कफ में कराते हैं नॉर्मली। नानात्मक विकारों और अग्निमांद्य आदि में दीपन पाचन चिकित्सा बताई गई है। ये दोष प्रतनिक चिकित्सा। नेक्स्ट है व्याधि प्रतनिक चिकित्सा, अर्थात दोष दुष्य समूर्छना नष्ट करना। अब दोष दुष्य की समूर्छना हो चुकी है तो ये नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गया है, तो अब इसे कैसे नष्ट करना है, तो इसमें जब दोष दुष्य समूर्छना अनुसार लक्षण उत्पत्ति नहीं होती तो दोष का पता नहीं चलता, तो इसे विकृति समसंवेद समूर्छना बोलते हैं। और किसी भी व्याधि के शमन हेतु जो विशिष्ट औषध चिकित्सा जैसे कि दैव पार्श्व चिकित्सा, कास में वासावलेह और महाकषाय, इन सब या फिर शिल्ला चिकित्सा, इन सब का जो वर्णन है ये इसी व्याधि प्रतनिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। षटक्रिया काल में चिकित्सा विधान की बात करें तो हम पहले पढ़ के ही आए हैं। संचय प्रकोप प्रसर अवस्था में दोष प्रतनिक चिकित्सा, स्थान संशय में उभय प्रतनिक, दोनों दोष व्याधि, और व्यक्त और भेद अवस्था में व्याधि प्रतनिक चिकित्सा करनी चाहिए। धन्यवाद।